হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই আমি ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ শুনুন না, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। दोस्तों, कोलकाता की घटना ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि महिला सुरक्षा के नाम पे जो दावे केंद्र या राज्य सरकार करती है उसमें कितनी सच्चाई है। बंगाल, जहां मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, वैसे राज्य में एक डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना घटती है और प्रशासन और तमाम बड़े अधिकारी घटना में न्याय की बजाय उसकी लीपापोती में लग जाते हैं। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई उसकी। दोस्तों, इस घटना की जानकारी से पहले मैं आपको बताऊं कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने एक विधेयक विधानसभा में पारित किया, जिसके तहत बंगाल पुलिस में सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को भर्ती करने का प्रावधान लाती है। यानी कि बंगाल पुलिस अपनी टीम में कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती करती है, जिनका काम उनके काम में हाथ बटाना होता है, और इन्हें वो नाम देती है सिविल वॉलंटियर फोर्स का। कोलकाता कांड का जो मुख्य आरोपी है, जिसने गुनाह कबूल भी कर लिया है, वो इसी सिविल वॉलंटियर फोर्स का सदस्य होता है। उसकी बाइक पर कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस का स्टिकर लगा होता है, और वो पुलिस के लिए ही काम करता है। जिस अस्पताल में ये घटना घटी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले मैं उस अस्पताल का इतिहास बताऊं कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो फिलहाल जो प्रिंसिपल थे, जो करेंट प्रिंसिपल जिन्हें हटा दिया गया इस घटना के बाद, उनका इतिहास भी काफ़ी दागदार और बदनाम रहा। पूर्व में अस्पताल प्रशासन के ही कई लोग उन पे भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और कई षड्यंत्रों में शामिल होने का आरोप लगाते रहे। अस्पताल कर्मचारियों द्वारा जब जब प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए गए, उन कर्मचारियों की भी पूर्व में संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। अक्सर कहा जाता है कि जो कोई भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था, संदेहास्पद स्थिति में वो मृत पाया जाता था और उसे सुसाइड का नाम दिया जाता था। कहा जाता है कि आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल, जो अस्पताल का बायोमेडिकल कचरा होता है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी अस्पताल में उस अस्पताल का जो कचरा होता है, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, उसे आप खुलेआम यूं ही कहीं नहीं फेंक सकते हैं। उसे फेंकने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टम है, और उसके तहत उसकी बिड होती है और उसे डिकम्पोज किया जाता है। लेकिन आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल उस बायोमेडिकल कचरे को भी खुली बाजार में बेच देते थे, और कहा जाता है कि उस कचरे में इस्तेमाल किया गया सामान दोबारा लोग खरीद कर बाजार में बेचते थे। आप सोच सकते हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य से ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। इसके अलावा भी कहा जाता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में
उस प्रिंसिपल के द्वारा ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था जो इल्लीगल था, जो संदेह के घेरे में था। यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि आरजिकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने अस्पताल प्रांगण में पॉर्न फिल्म्स का व्यापार भी चला रहा था। वैसे इसकी जांच अभी जारी है। तो अब बात करते हैं उस डॉक्टर बिटिया की जिसकी दरिंदे ने हत्या कर दी। दोस्तों, वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बड़े ही अरमान से माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो उसका सहारा बन सके। लड़की भी उतनी ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही थी और लगभग उसका MBBS कंप्लीट होने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि अपने माँ बाप के जिस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर रही है, उसके आड़े कोई शैतान आने वाला है। 36 घंटे की शिफ्ट पूरी होने ही वाली थी कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को, पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं। कहा जाता है कि वो लड़की अपने अस्पताल में ही पढ़ाई भी कर रही थी और रह भी रही थी। ऐसे डॉक्टर्स को जनरली हम रेजिडेंट डॉक्टर्स कहते हैं, जो अस्पताल में ही रहते हैं और वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और मरीजों की देखरेख भी करते हैं। आरोपी के बारे में ये कहा जाता है कि आरोपी का पूर्व का इतिहास भी काफ़ी क्रिमिनल माइंडेड रहा है। वैसे मैं बताऊं कि जिस कोलकाता पुलिस ने अपने विभाग में ये प्रावधान लाया है कि वो सिविल वॉलंटियर्स को अपने टीम में शामिल कर सकता है, उसे ये ज़रूर देखना होता है कि आप जिस व्यक्ति को पुलिस की टीम में शामिल कर रहे हैं क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। और इस आरोपी के बारे में कहा जाता है कि इसका पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये जो आरोपी है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने 4 शादियां की। इसकी पहली 2 शादियां टूट गई और तीसरी शादी जो हुई उसके कुछ दिन बाद ही इसकी पत्नी गुजर गई। पूर्व की 2 शादियों के टूटने का कारण घरेलू हिंसा और मारपीट बताई जाती है और जो अंतिम इसने जो 4थी शादी करी थी, कहा जाता है कि इसके साथ भी मारपीट और वहशीपना की सारी हदें पार करने के बाद उसके साथ भी इसका तलाक हो गया था। ओवरऑल कहा जाए तो ये जो गुनहगार है जिसने अपना गुनाह कबूल किया है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और महिलाओं के प्रति इसकी विकृत सोच और मानसिकता पूर्व में भी जग जाहिर हो चुका था। बावजूद इसके कोलकाता पुलिस इसे अपनी टीम में लेती है और इसका प्रभाव अस्पताल के अंदर इतना बढ़ता जाता है कि पहले ये एक जनरल सिविल वॉलंटियर के तौर पे आता है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी पहचान बढ़ाते बढ़ाते बड़े अधिकारियों की चापलूसी कर करके ये धीरे धीरे करके अस्पताल प्रबंधन के अंदर आ जाता है और उसे अस्पताल के सुरक्षा का जिम्मा दे दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अस्पताल के प्रिंसिपल के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे हो गए थे और चूंकि इसका काम अस्पताल में आना जाना हमेशा लगा रहता था, चूंकि इसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी, तो इसके आने जाने पे किसी का प्रतिबंध नहीं था। ये भी बात सामने आई है कि इसका जो असल उद्देश्य होता था वो अस्पताल में मरीजों को बेड दिलाने के नाम पे, ब्लड दिलाने के नाम पे या कोई जांच करवाने के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठता था और अपना रसूख इस्तेमाल कर प्रिंसिपल के माध्यम से लोगों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को मुहैया भी कराता था। जिस रात ये घटना घटी इसके बारे में कहा जाता है कि उस रात ये पास में ही अपने एक दोस्त के साथ आरजिकल मेडिकल अस्पताल से कुछ दूर सोनागाछी की तरफ जाता है, जहाँ पे एक रेड लाइट एरिया में ये कुछ समय व्यतीत करता है। फिर दोनों दोस्त सोनागाछी के ही एक दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये वापस आता है नशे की हालत में, अस्पताल में इंटर करता है। जो पीड़िता है
वो अपने 36 घंटे की शिफ्ट पूरी होने के इंतज़ार में अपने काम को ख़त्म करके रात के लगभग 1 बजे आराम करने के उद्देश्य से अस्पताल के ऊपरी फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल के अंदर आती है, जहां वो आराम करने के लिए एक गद्दा डालकर वहीं पे सो जाती है। उसकी आखिरी बातचीत अपने कज़न से रात के 2:30 बजे होती है और उसके बाद कहा जाता है कि इस घटना का घटित होने का जो समय है वो यही समय है, 2:30 बजे के बाद 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। और इसी दौरान ये जो अपराधी है ये अस्पताल में प्रवेश करता है और उस टॉप फ्लोर पे जाता है जहां सीसीटीवी फुटेज में इसे देखा जाता है। दोस्तों, जब पुलिस जांच में जुटती है तो पीड़िता के पास जो ब्लूटूथ डिवाइस पुलिस को मिलती है उसे जब अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से कनेक्ट करने की कोशिश पुलिस करती है तो वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जब पुलिस ये देखती है सीसीटीवी फुटेज में कि यह गुनहगार जब सेमिनार हॉल के अंदर इन कर रहा था तो इसके गर्दन में ब्लूटूथ डिवाइस था और जब वो सेमिनार हॉल से बाहर जा रहा था तो इसके गले में वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। यहीं पर पुलिस को संदेह होता है और ये इसे इसके आवाज़ से उठाती है और जैसे ही इसे उठाकर वापस अस्पताल लाया जाता है तो इसके मोबाइल को उस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और ये डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि इस घटना में ये पूरी तरह से शामिल है। पुलिस इसे अरेस्ट करती है, इंटरोगेट करती है और इंटरोगेशन में ये सारे गुनाह कबूल कर लेता है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि इस घटना में उसकी पार्टी के कई कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं? क्या ममता बनर्जी को अपनी गद्दी जाने का डर है? क्या ममता बनर्जी इस जन आंदोलन से डर गई हैं और इसे राजनीति का रूप देना चाहती हैं? सवाल उठते रहेंगे और जवाब हर जिम्मेदार मुख्यमंत्री पदाधिकारी को देना ही होगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस घटना पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई घटना की पड़ताल करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।